तुम्हारा रंग ओढ़कर अब मैं खुशनुमा हूँ कि तुम्हारा रंग ओढ़कर अब मैं खुशनुमा हूँ कि तुम ही तुम हो मुझ में अब मैं कहाँ हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को आज होली का पावन पर्व है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन में भी खुशियाँ होली के रंगों की तरह ही भरी रहें। आप ज़िंदगी में हर वो मुकाम को हासिल करो जो आप इच्छा रखते हो। आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओ, तरक्की करो, दौलत, शोहरत, नाम कमाओ। यही सभी मंगल कामना, यही सभी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दोस्तों, आज होली का दिन है। मैं चाहता तो छुट्टी ले सकता था। काफ़ी दिनों से मैं YouTube में रेगुलरिटी नहीं बना पा रहा हूँ। मैंने तो सोचा था कि हर एक दिन एक वीडियो कम से कम स्टूडेंट के लिए ज़रूर अपलोड करूँगा, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के कारण दो इंस्टीट्यूट को हैंडल करना, उसके लिए मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, और फिर उसको इस्टेब्लिश करने की वजह से भी यहाँ वहाँ भाग दौड़ लगी है ज़िंदगी में, जिसके कारण वीडियोज़ बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि होली की 2 दिन छुट्टी मुझे मिली थी, आज और कल। आज हमारा सोमवार और कल मंगलवार, होली की 2 दिन हमें छुट्टी मिली थी। संडे को भी मिली थी, लेकिन संडे को मैं बुक लिख रहा था। मैं अपनी दूसरी किताब लिख रहा हूँ, जिसके कारण कल का दिन जो है मैंने किताब को कंप्लीट करने में दिया। दूसरा किताब मैंने लिखकर कंप्लीट कर दिया, और आज जो है, आज का दिन और कल का दिन, ये पूरा मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा यूट्यूब में। मैं कोशिश करूँगा 2 दिन में मैक्सिमम चीज़ें नंबर सिस्टम की आप लोगों को पढ़ाई जाए, और आप लोगों को यूट्यूब में बिल्कुल फ्री में नंबर सिस्टम A to Z आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज देखो, कंटेंट भी हमारा ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि आज दिन के समय हम लोग शूट करते हैं। इससे पहले जो 2 वीडियोज़ आई थी वो रात के समय शूट हो रही थी, जिसके कारण फेस जो है थोड़ा सा ब्लैक आपको नज़र आ रहा होगा। आज वीडियो की क्वालिटी भी आपको एकदम परफेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में हम लोग फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को पढ़ लिए थे। मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। नंबर्स को रिप्रेजेंट 4 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हमारा होता है डेसिमल सिस्टम, फिर बाइनरी सिस्टम, फिर होता है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम, और फिर हमारा आता है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। मैंने बताया कि जीवन में आज तक आप लोगों ने जितना गणित में पढ़ा है वो डेसिमल सिस्टम में पढ़ा है, और फ्यूचर में भी सिर्फ डेसिमल सिस्टम में ही पढ़ोगे। डेसिमल सिस्टम में भी मैंने बताया क्या क्या पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसमें पहला हमारा पॉइंट था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में कंप्लीट करवा दिया। और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को जाना था, और उसके बाद अब हम लोग आगे की चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को शुरू करने से पहले एक पहली बात तो शुरू हो गई है, कुछ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसका एक ट्री होता है, एक पाई चार्ट बनता है, उसको पहले डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आपके सामने अभी एक पिक्चर आएगा, उसमें सबसे पहला हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या, यानी कि जिसमें सभी तरह की संख्याएं शामिल हो, उससे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजनरी नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, दूसरा हमारा इमेजनरी नंबर, हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। फिर मैंने कहा कि रियल नंबर किसको कहते हैं और इमेजनरी नंबर किसको कहते हैं। मैंने बताया था कि रियल नंबर किसको कहते हैं, दुनिया की सभी संख्याएं माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक जितने भी संख्या है सब रियल नंबर का हिस्सा है। इमेजनरी नंबर हम लोग किसको कहते हैं, जैसे वो संख्या जिसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या दुनिया में आज तक कोई भी गणितज्ञ जिसे ज्ञात नहीं कर पाया है, उसे हम लोग इमेजनरी नंबर कहते हैं। जैसे रूट के अंदर -5, -7, रूट के अंदर -16 etc। ठीक है, फिर मैंने बताया कि रियल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा डेसिमल नंबर, दूसरा होता है हमारा इंटीजर। डेसिमल यानी कि दशमलव, इंटीजर मतलब कि पूर्णांक। डेसिमल के बारे में मैंने बताया, डेसिमल को भी 2 पार्ट में अब बता रहा हूँ। डेसिमल के बारे में, डेसिमल की अगर बात करें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा रेकरिंग नंबर, दूसरा होता है रेकरिंग डेसिमल, और दूसरा हमारा होता है नॉन रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग को ही हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। फिर हम लोग नॉन रेकरिंग को ही हम लोग नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, और इसी को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। काफ़ी डिटेल में ये सब बातें मैं समझाऊंगा अभी एक एक करके। फिर मैं बता रहा हूँ कि रेकरिंग से हमारा एक रैशनल नंबर निकलता है, रैशनल नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमारा नॉन रेकरिंग से हमारा इरेशनल नंबर निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल नंबर का पार्ट खत्म हुआ। अब इंटीजर को समझने की कोशिश करते हैं। इंटीजर की अगर बात करें, पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक इसे पूरा अंक इस तरह करके भी मेरी भाषा में याद रख सकते हो। तो इंटीजर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर, फिर बीच में हमारा 0 होता है, फिर हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर से 2 चीज़ें निकलती हैं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर।
जीरो तो अपना खुद में अकेला है। फिर हमारा आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर से बहुत सी चीज़ें निकलती है, जैसे हमारा हो गया इवन नंबर, इसमें भी निकलता है, ऑड नंबर इसमें भी निकलता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग हर एक चीज़ को बारीकी से जानेंगे। अभी मैंने इंग्लिश बताया, कुछ का हिंदी नहीं बताया, लेकिन जब शुरुआत करेंगे कंटिन्यूसली, जब आगे बढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये नंबर, तब मैं हिंदी भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अभी जो मैंने आपको पाई चार्ट दिखाया था उसकी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ली होगी, तो उसको एक बार ध्यान से देखो। और फिर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आया है तो पहले, इससे पहले नंबर सिस्टम के मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको पहले देखिए, उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिएगा। ठीक है, अब रियल नंबर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में जानेंगे। सॉरी, इमेजिनरी नंबर में तो उतना ही था, उससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है इमेजिनरी नंबर में। तो रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। देखो, रियल नंबर को जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा होता है डेसिमल नंबर और दूसरा होता है हमारा इंटीजर। डेसिमल नंबर को हिंदी में कहते हैं दशमलव, इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक यानी कि पूर्णांक। अब देखो, ये जो डेसिमल है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेकरिंग डेसिमल, इसी को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, या इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये सब नाम कैसे आया, इसका हिंदी क्या होता है? रेकरिंग और रिपीटिंग मतलब होता है कुछ अलग होता है, हिंदी इसका मीनिंग। मैं ऐसा शब्द बताता हूँ जो स्टूडेंट के दिमाग में बैठे, मैं अपने अनुसार पढ़ाता हूँ, जो आपको समझ में आए वही चीज़ मैं बताऊँगा। इसका हिंदी, शुद्ध हिंदी होता है पुनरावृत्ति। याद रहेगा? नहीं रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसका हिंदी क्या होता है? बार बार आने वाला, जैसे बार बार आने वाला। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है हमारा नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसी को कहते हैं, और इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा किस लिए कहते हैं वो जो समझने की कोशिश करो। जिसे रेकरिंग डेसिमल है, इसका हिंदी मैंने क्या बताया, बार बार आने वाला। देखो, मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि 0.3333, ये हमारा बढ़ता है, इनफाइनाइट टर्म्स तक हमारा बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, नहीं पढ़ा तो अभी जान लो कि जब इस तरह का रिपीटेशन हो तो उस पर हम लोग बार लगा करके इसके रिपीटेशन को खत्म कर सकते हैं। और देखो, जब हम लोग खत्म कर दे रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग टर्मिनेटिंग या हिंदी होता है खत्म होने वाला, खत्म होने वाला। तो ये रिपीटिंग डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों कहा जाता है, अब आप समझ पाए हो क्या? इसमें क्या होता था कि 0.33 बार बार आता था, रिपीट होता था, ये रेकरिंग था। इसको मैंने बार लगा करके इसके रिपीटेशन को खत्म कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल पड़ गया, खत्म होने वाला दशमलव। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है 0.125 125 125, ये हमारा 125 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 125 के ऊपर में बार लगा करके हम लोग इस साइन को डिनोट कर देना, इसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ठीक है, इसको बार कहते हैं, ये चीज़ लिख लेना। तो 1 to 5 में बार लगा करके इसके रिपीटेशन को हम लोगों ने बंद कर दिया, इसीलिए हम लोग डेसिमल नंबर का जो पहला पार्ट है, यानी कि रेकरिंग डेसिमल को रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला चीज़ देखो, समझो। डेसिमल नंबर का ही दूसरा पार्ट होता है हमारा नॉन रेकरिंग डेसिमल। क्या होता है हमारा? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक डेसिमल हुआ हमारा बार बार आने वाला, और जो इस तरह का एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि 0.1234 बार बार अलग अलग अगर बचे, कोई जरूरी तो नहीं है हर बार एक ही बचेगा। यहाँ पे जैसे बार बार रिपीट हो रहा है, कोई जरूरी है क्या? कोई भी डेसिमल इसी तरह बार बार कंटिन्यूस चलता रहेगा? कोई जरूरी नहीं है। तो उस तरह का जो नंबर होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है 0.1234, यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार अलग अलग नंबर हमारा आ रहा है। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग कहते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल, यानी कि कोई भी बार बार हमारा नहीं आ रहा है। हिंदी में कह सकते हो बार बार नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। और जब बार बार नहीं आ रहा है तो इस पर हम लोग बार लगा करके इसकी रिपीटेशन को खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, खत्म नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला। बात क्लियर है? मैंने क्या बताया पहले वाले में, दूसरे वाले में, क्या समझ पाए हो क्या? मुझे लगता है एकदम क्लियर हो चुका है आप लोगों का। इसको हम लोग किस लिए कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए इसमें बार लगा करके इस चीज़ को हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, और जिसके कारण इसको हम लोग टर्मिनेट भी नहीं कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग नॉन रेकरिंग डेसिमल को ही हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। एक चीज़ इसमें और जान लो, ये जो हमारा रेकरिंग डेसिमल है, ये जो बार जब हटता है, तो इसको हम लोग 3/9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो बार का साइन हटता है तो हमारा क्या होता है, नीचे 9 आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी साइड में लिख लोगे और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप सवाल मेरे से पूछोगे, गुरुजी 9 ही क्यों आता है, 2 3 5 या 7 क्यों नहीं आता है नीचे?
नीचे 9 ही क्यों आया, 2 3 5 7 8 और दूसरा नंबर क्यों नहीं आया, दूसरा डिजिट क्यों नहीं आया, तो मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। पहले इतना नोट कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी बार हटाते हैं तो फ्रैक्शन के नीचे हमारा 9 ही क्यों आता है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो चीज़ों को हम लोग पहले ही मैं लिख करके रख रहा हूँ क्योंकि आपका समय बचे, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारा समय बच पाए। नहीं तो ऐसे में वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी और कम टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को डिलीवर कर पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से भी आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि बार हटाने पर 9 ही नीचे क्यों आता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको 0.33, जस्ट पहले वाला ही। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 0.3 का बार लिख देते हैं और ये बार का साइन हटता है तो 3 फ्रैक्शन के नीचे हमारा क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस नंबर को जो है 0.33, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.333। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको जो है इक्वेशन 1 मान रहा हूं और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी आपको समझा रहे हैं। जैसे कि एक नंबर है 0.3, इसको 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन गया। एक नंबर ले लिया 0.3, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 से 10 गया, 0 से 0 गया, हमारा क्या बन गया, ये 0.3 बन गया। आप देख रहे हो कि जैसे ही मैं किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर जैसे ही किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो हमारा क्या हो जा रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ जा रहा है। बात सही है कि नहीं है। तो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3.3333। बताओ होगा कि नहीं होगा। इसी चीज को हम लोग 10x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस इस पॉइंट की जगह हम लोग ये जो पार्ट है इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 0.33 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे भाई मेरे, जब दोनों को जोड़ोगे तो वापस से यही नंबर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 10x बराबर 3 प्लस ये 0.33 को ही हम लोग लेट क्या किए x, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं x, ये x का वैल्यू इधर ले आओ तो आप कहोगे कि 9x, 10x में से एक x अगर घट जाएगा तो 9x, और 9x का मान क्या हो जाएगा 3, तो x का मान क्या हो जाएगा 3/9। तो अब आप देख रहे हो कि कभी भी अगर किसी नंबर में बार लगा हुआ रहे तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि नीचे हमारा क्या आता है, 9 आता है। बात क्लियर है, इतना नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे फिर समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर इस तरह का रिपीटेशन आपको देखने को मिले, जैसे कि क्वेश्चन इस तरह का रहे 0.474747, इस तरह का रिपीटेशन आए, आप कहोगे कि गुरु 0.47 में मैं बार लगा दूंगा। ठीक है, अब ये जब हटेगा तो हमारा क्या होगा, 47 पूरा नंबर लिखेंगे और नीचे हमारा क्या चला जाएगा 99। ये 99 ही नीचे क्यों आया, 11 क्यों नहीं आया, 22 क्यों नहीं आया, 33 क्यों नहीं आया, ये सवाल आपका हो सकता है। तो मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी चीज को हम लोग क्या कर लेंगे, लेट x इक्वल टू मान लेंगे 0.474747। ये हमारा बढ़ता चला जाएगा, खत्म ही नहीं हो रहा है। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इस बार हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले बार 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि वहां पे एक नंबर पॉइंट ऐसे था, हमारा नंबर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। अब आप देख रहे हो कि 2 नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कोई भी अगर 2 नंबर है, मान लो कि 0.13, इसको जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 13 बन जाएगा। ऐसे 0.013 रहेगा, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा 0.13, ये बन जाएगा। आप देख रहे हो कि 100 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब वो एक स्टेप हमारा आगे बढ़ जा रहा है। बताओ बात सही है कि नहीं है। अरे हाँ या ना बताओ। आपने कहा कि जी गुरु जी बिल्कुल सही है। ये क्या हो जाएगा, अच्छा 3 0 नीचे आएगा ना, ठीक। तो मैंने अब क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 47 स्टेप आगे आ जाएगा ना, 47.4747। ये हमारा बढ़ता चला जाएगा इसी तरह। इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं 47 प्लस 0.4747, ये बढ़ता चला जाएगा। तो 47 प्लस इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं वापस से, x का वैल्यू यही तो माना है। अच्छा यहाँ 10 से 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100x बराबर होगा ना, एक चीज छूट गया था, कोई बात नहीं। तो 100x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 47 प्लस इसके जगह हम लोग वापस से क्या रख सकते हैं, x को रख सकते हैं। x को इधर ले आओ तो आप कहोगे कि 99x का मान 47 के बराबर, तो x का मान क्या आ जाएगा 47/99 के बराबर। आपको क्या समझ में आया कि जब भी हम लोग किसी बार को लगाते हैं, जितने नंबर में बार लगा हुआ रहता है उतना ही फ्रैक्शन के नीचे 9 आता है। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर है। अगर क्लियर है तो इतना चीज़ को नोट कीजिए, क्लियर है तो इतना चीज़ को नोट कीजिए, ठीक।
वहाँ पे मैंने एक डिजिट बोला था क्या, यहाँ पर 2 स्टेप हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। 100 से जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 स्टेप आगे बढ़ जाता है संख्या। चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं, इतना नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लिखी हुई है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला नंबर सवाल है कि 0.4327 के ऊपर बार, इसका हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। हर एक सवाल में मेरे से क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला का सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब भी बार इस तरह का लगा हुआ रहे और इसको फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो वापस हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट उस नंबर को लिख देंगे। अब जिसमें बार लगा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, जिसमें बार नहीं लगा हुआ है उस संख्या को हम लोग घटा देंगे। फिर मैंने बताया कि बार जैसे ही हटता है, बार का साइन जैसे ही हटता है 2 9 नीचे आता है। और फिर मैं अब बोलने जा रहा हूं कि जैसे 4 3 है, इस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो जितनी संख्या में बार नहीं लगा है उतना 0 नीचे। बस इसको सॉल्व कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने क्या क्या बताया समझने की कोशिश करो। सबसे पहले इस तरह का कभी सवाल रहे, इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो सबसे पहले संख्या जैसा है वैसा के पॉइंट के बाद जितना संख्या है उसको जैसा के तैसा ही लिख दो। फिर मैंने क्या बताया, जितना संख्या में बार नहीं लगा है उस संख्या को घटा दो, जितना में बार लगा है उतना 9 नीचे, जितना में बार नहीं लगा है उतना 0 नीचे। जैसे 2 संख्या में बार नहीं लगा है तो 2 0 नीचे। अब इसको सॉल्व कर दो। जैसे 7 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 4, ये हमारा 2 से तो 4 नहीं जाएगा, कैरी इससे 1 ले लो। 12 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 8। फिर हमारा ये 2 हुआ था तो 2 ऐसे ही रह जाएगा, फिर हमारा 4 है तो 4 ऐसे ही रह जाएगा, और ये 9900। यही इस सवाल का आंसर है। बात क्लियर है। दूसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन, दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है, 0.32463। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने बताया उसी तरह 32463, पॉइंट के बाद जितना नंबर है जैसा कि तैसा ही लिख दो। जितना नंबर में बार नहीं लगा है उसको घटा दो, जितना नंबर में बार लगा है उतना 9 नीचे, और जितने नंबर में बार नहीं लगा है उतना 0 नीचे। अब बस इसको सॉल्व कर दो। 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1, 6 में से 3 गया तो 3, 4 में 4 तो 4 ही रहेगा, और 3 2 ऐसा ही रह जाएगा, और 9990, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा बताओ। जैसे कि 2.43, अब ये थोड़ा सा अलग है, दोनों नंबर में 0 पॉइंट समथिंग था, तो कुछ भी अंतर नहीं है, समझने की कोशिश करो। जैसे कि 2.43 का बार है, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2 प्लस ये हमारा 43 जो है, इसको 43 ही लिख देंगे। मैंने बताया कि जब बार हटता है तो नीचे क्या आता है, 2 9 नीचे आएगा, तो 2 9 नीचे आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 99 गुना 2 क्या हो जाएगा 198, 198 प्लस 43 को जोड़ दो, और 99 तो मेरा है ही नीचे। अब इसको सॉल्व कर दो, 8 8 3 क्या हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1 बचा हुआ है हमारा, 9 1 10, 10 और 4 कितना हो गया 14 के 4 कैरी 1, 1 और 1 2, 241/99, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कि मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल है बताओ दोस्त, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। 4 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 3.123 के ऊपर बार, 3.123 सॉरी ओनली 23 के ऊपर बार है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू मेरे से पूछा है, तो कैसे करेंगे, 3 लिख दो, प्लस कर दो, 1 2 3 जैसा है वैसा ही लिख दो, जिसमें बार नहीं लगा है उसको घटा दो, 1 को मैंने घटा दिया। फिर मैंने बताया जितना में बार लगा है उतना 9 नीचे, जितना में बार नहीं लगा है उतना 1 0 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, 3 प्लस 122/9 इसको सॉल्व कर देना। इसको सॉल्व कर पाओगे ना, क्रॉस इंटू कर देना, 22 जोड़ देना, 9 हमारा वैसा ही रह जाएगा। 4 तक क्लियर है। 5वां नंबर सवाल को देखो, 5वां नंबर का सवाल दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। 5 नंबर सवाल हमारा क्या है, 4.4678 के ऊपर बार, कैसे करेंगे, 4 प्लस 4678 को ऐसे ही कर लिख देंगे। जितना में बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे, जितना में बार लगा है उतना 9 नीचे, और जितना में बार नहीं लगा है उतना 0 भी नीचे। इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 8 में से 6 गया तो क्या बचेगा 2, 7 में से 4 गया तो 3, फिर 6 जैसा कि तैसा ही रह जाएगा, 4 भी हमारा जैसा कि तैसा ही रह जाएगा, नीचे हमारा क्या है 9920। अब यहाँ पे क्रॉस इंटू करोगे, 9900 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4632 जोड़ दोगे, डिवाइड में हमारा 9900 रह जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। उतना तो आगे सॉल्व कर सकते हो। आगे हमारा देखो 6 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। 6 नंबर सवाल हमारा क्या है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, एक ही सवाल आज तक एसएससी के इतिहास में पूछा गया है कि 4.23 का बार हमारा क्या होगा, कैसे करेंगे। अभी तक जितने भी नंबर था उसमें पॉइंट के बाद हमारा बार लगा हुआ था, अब अगर पॉइंट के पहले अगर बार लिख दिया चाहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। करना क्या है, माइनस का 4 लिख देना है सबसे पहले। बार अगर पहले लिखा हुआ रहे तो उस संख्या के साथ माइनस लग जाता है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 0.23। तो 0.23 से अगर 4 को माइनस करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा -3.67, और यही हमारा आंसर है। बताओ क्लियर है, क्लियर है कि नहीं?
एकदम क्लियर है? तो चलो नोट करने की कोशिश करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे फिर बढ़ते हैं। देखो एकदम सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं। मैं बार बार इस लाइन को रिपीट करूंगा, बार बार उस इमेज को दिखाऊंगा, क्योंकि ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिसमें 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। फोटो भी आपको दिख रहा होगा, पहला हमारा होता है रियल नंबर और दूसरा हमारा होता है इमेजनरी नंबर। हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इमेजनरी नंबर के बारे में उतना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। रियल नंबर के बारे में भी मैंने बताया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा होता है डेसिमल और एक होता है हमारा इंटीजर। डेसिमल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक रेकरिंग। अभी डेसिमल पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग इंटीजर की तरफ पढ़ेंगे। डेसिमल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रेकरिंग डेसिमल और दूसरा होता है हमारा नॉन रेकरिंग, यानी कि उसी को रिपीटिंग कहते हैं और दूसरे वाले को नॉन रिपीटिंग कहते हैं। उसी को टर्मिनेटिंग कहते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। फिर मैंने क्या बताया, पाई चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि रेकरिंग डेसिमल जो है या रिपीटिंग डेसिमल जो है, उसी से हमारा रेशनल नंबर निकलता है, परिमेय संख्या निकलता है। दूसरे वाले से नॉन रेकरिंग से हमारा क्या निकलता है, इर्रेशनल नंबर निकलता है। तो उसी चीज़ को अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा रियल नंबर से डेसिमल नंबर को जो 2 पार्ट था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंटीजर को समझने की कोशिश करेंगे। रियल नंबर का दूसरा भाग इंटीजर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चीज़ों को मैंने लिख लिया है, अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोगों को क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। कहाँ से निकलता है, रिपीटिंग डेसिमल से निकलता है या रिकरिंग डेसिमल से निकलता है। तो वही मैंने लिखा है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 1/2 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3/5 हो गया। आप बोलोगे कि 2 एक रेशनल नंबर है, मैं बोलूँगा बिल्कुल हाँ एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को अगर मैं 2/1 लिख दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है, 2 ही रहेगा। तो इसीलिए 2, 5 ये सब जितने नंबर है जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, VBI है, VBI पॉइंट है। मैंने क्या लिखाया है कि सभी रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल हमारा क्या हो गया, 0.333, ये बढ़ता जाएगा, या 0.6666, इस तरह के जो डेसिमल जो है रिपीट होते हैं, ठीक है, वो हमारा सब का सब क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, बार लगा करके इसके रिपीटेशन को खत्म कर देंगे। फिर जब उस बार को हटाएंगे तो नीचे हमारा 9 आएगा नीचे, और जब 9 आ जाएगा तो 3/9 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि जितने भी दुनिया के जितने भी रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सबका सब हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन सभी रेशनल नंबर रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल नहीं होते। सभी रेशनल नंबर, जैसे कि 2 की अगर बात करते, 2 भी तो एक रेशनल नंबर है, बताओ है कि नहीं है। लेकिन इसको क्या आप रिपीटिंग डेसिमल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। कैसे कह दोगे, रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या होता है, 0.33333, इस तरह का एग्जांपल 0.125 125 125 0.67 67 67, ये सब हमारा क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। लेकिन 2 तो एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, तो इसको रिपीटिंग डेसिमल हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ भी रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इस बात को याद रखोगे। एक क्वेश्चन में बहुत ही सुंदर आप लोगों को करवाऊंगा, CDS के एग्जाम में आया हुआ था। अब देखो अगला पॉइंट, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 7 etc, ये सब हो गया। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि जितने भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रेकरिंग डेसिमल होते हैं, सब के सब अपरिमेय संख्या होता है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी कि ये 0.1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ता रहेगा, 0.698453 इस तरह बढ़ता रहेगा, यानी कि रैंडमली अलग अलग हमारा रिपीटेशन आएगा। यहाँ पे जो है अलग अलग संख्याएं आएंगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रेकरिंग डेसिमल कहेंगे। सब का सब हमारा क्या होता है, इर्रेशनल होता है। क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखोगे, नीचे क्या आएगा, किसी को पता ही नहीं है, मुझे क्या, भगवान को भी नहीं पता, किसी भी गणितज्ञ को नहीं पता। इसीलिए ये सब हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। बात सही है कि नहीं है। और फिर मैंने क्या बोला कि जितने भी अपरिमेय संख्या है, सब के सब नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल होते हैं। यहाँ पर दोनों ही बातें सही है। फिर मैंने क्या बताया कि जितने भी अपरिमेय संख्या, जैसे कि √2 √5 √7, ये सब क्या होता है, इसका कोई फिक्स मान ही नहीं होता है। जैसे √3 का मान बोल दिया जाए, आप बोलोगे कि 1.732, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए √3 का मान 1.732 यहीं पे रुक जाता है क्या, नहीं रुकता है। ये हमारा बढ़ता चला जाता है। लेकिन गणित के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है इतना का ही प्रयोग करते हैं।
रूट टू का मान जो आता है 1.414, ये क्या यहीं पे रुक जाता है? नहीं रुकता, ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन सिर्फ गणित के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपने से रोक दिए उस चीज़ को, वो वहाँ पे रुका नहीं है। बात सही है कि नहीं है, बताओ। तो इतना बात मुझे लगता है क्लियर है आपका। तो वही चीज़ मैंने बोला है कि जितने भी अपरिमेय संख्या है सभी का सभी रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया जितने भी रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल होते हैं सबके सब रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि जब इस चीज़ को हम लोग 0.3 का बार लिख देंगे, इस चीज़ को 0.3 का बार लिख देंगे, बार को हटाएंगे तो 3/9, ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर p/q का फॉर्म बन रहा है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है। लेकिन सभी रेशनल नंबर रिपीटिंग डेसिमल नहीं होते। आपको दिख रहा है कि 2 भी हमारा एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन इसको रिपीटिंग डेसिमल कह सकते हैं क्या? बार बार कहाँ कुछ रिपीट हो रहा है इसके बाद, क्योंकि ये खुद में एक इंटीजर है। तो वही चीज़ मैंने बताया। फिर यहाँ पे देखा मैंने इरेशनल नंबर के बारे में क्या बताया, जितने भी नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल है इस टाइप के, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और फिर मैंने बताया कि जितनी भी अपरिमेय संख्या है जैसे √2, √5, √7, ये सब का सब नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होता है। बात क्लियर है? मुझे लगता है एकदम क्लियर है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम को पूरा डिटेल में अगर जानना है तो इसका थ्योरी को जानना पड़ेगा। इसका थ्योरी ही है इसका सब कुछ। ठीक है, अगला देखो, मैंने एक पॉइंट लिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि किन्हीं दो संख्या a एंड b के बीच में अनंत रेशनल नंबर एवं इरेशनल नंबर होता है। किन्हीं दो संख्या a एंड b के बीच में अनंत रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखोगे। मान लो कि दो संख्या ले लिए 3 और 4, इसके बीच में कितने रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे? 3.1, 3.0001, 3.001, 3.00001, इस तरह करके कितना डेसिमल बनेगा? कितना इरेशनल नंबर और कितना रेशनल नंबर होगा? खुद बताओ, बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? संभव है ज्ञात करना? नहीं संभव है। इसीलिए उस चीज़ को कह दिया मैंने कि दो संख्याओं के बीच में अनंत रेशनल नंबर एवं इरेशनल नंबर होते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, SSC सीरियल में आया हुआ सवाल है कि दो संख्याओं के बीच में कितने रेशनल नंबर एवं इरेशनल नंबर होते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा अनंत। ठीक है, एक और बहुत बढ़िया सवाल मेरे दिमाग में आया है, जो SSC सीरियल में ही आया हुआ है। ठीक है, सॉरी, CDS के पेपर में आया हुआ है। उसमें सवाल यह था, जैसे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। जब ये सवाल आया, मैक्सिमम लोगों ने पाई का एक रेशनल नंबर, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 से उन्होंने पता कर लिया कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। आप बोलोगे गुरुजी कैसे हुआ पाई एक अपरिमेय संख्या? तो पाई बराबर 22/7 तो लिख देते हैं, लेकिन क्या इसका एग्जैक्टली वैल्यू 3.14 आता है? बताओ, नहीं आता है। ये जो है हमारा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये खत्म ही नहीं होता है। लेकिन सवालों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम लोगों ने पाई का मान 3.14 मान लिया है, उसको रोक दिया है अपने अनुसार, वो रुकता नहीं है। इसलिए जो हमारा रुकता नहीं है, जो हमारा चलता चला जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन रिकरिंग कहेंगे। और हमारा अपरिमेय संख्या कहाँ से निकलता है? नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग के पार्ट से निकलता है। देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है, जैसे √2 का मान ये क्या होता है? 1.414, ये बढ़ता चला जाता है, तो ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे 3.14 ये बढ़ता चला जाएगा, तो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। क्या क्लियर हो गया कि पाई कैसे हमारा एक अपरिमेय संख्या है? तो ये छोटा सा सवाल आया था CDS के पेपर में, जहाँ मैक्सिमम लोगों ने रेशनल नंबर लिख दिया था। उस चीज़ को याद रहेगा आगे से। तो इतना चीज़ जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। दो सवालों को, बहुत ही शानदार दो सवालों को करेंगे। कैट के सवाल है दोनों, जो है एक कैट का है, एक CDS का सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है, इतना पहले नोट कर लो। ठीक, चलो आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा सवाल रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सवाल रखा हुआ है, CDS के पेपर में आया हुआ है। ध्यान से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इस साइड चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ये हमें ढूंढना है। सबसे पहले हमारा क्या बोला है? चलो सीधा सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को क्या पढ़ना। पहला हमारा क्या बोला है? किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार टर्मिनेटिंग होता है। यानी कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है, उसका दशमलव विस्तार टर्मिनेटिंग होता है। सही है कि नहीं है? बताओ। जैसे कि अगर मैं बात कर दूं 1/3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0.3333। जब इसको डिवाइड दोगे तो ये हमारा बढ़ता चला जाएगा, खत्म होगा ही नहीं। करके देख लेंगे। ये इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? 0.3 का बार लगा सकते हैं।
तो बार लगा देंगे, वापस से इसको 3/9 कर देंगे, फिर काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.33 रिपीटेशन लगा रहेगा। आपने कहा कि एक रेशनल नंबर पे हम लोग फिर से बार लगा करके उसको वापस से वही संख्या ले आए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार टर्मिनेटिंग होता है। हम लोगों ने तो टर्मिनेट कर ही दिया, खत्म तो कर ही दिया डेसिमल को। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। तो पहला पॉइंट जो है एकदम क्लियर हो गया। दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या दिया है, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या है, मान लो कि 22/7, पाई का मान ही ले लेते हैं, इसका बोला है कि दशमलव विस्तार नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे पाई का मान क्या होता है, 3.14। ये हमारा बढ़ता चला जाता है। बताओ बढ़ता चला जाता है कि नहीं चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम लोग लिख देंगे टर्मिनेट नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते। बताओ बात सही है कि नहीं है। यानी कि 3.14 को हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बात भी सही हो जाएगा कि कोई भी परिमेय संख्या, देखो 22/7 ये एक परिमेय संख्या है, इसका दशमलव विस्तार हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट नहीं कर सकते। यह बात भी सही है। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है कि किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि मान लो कि रूट 2 का मान क्या होता है 1.414 और ये हमारा बढ़ता चला जाता है। क्या आप इसको टर्मिनेट कर देंगे, या जो बार बार हमारा आ रहा है 414 के बाद भी बढ़ता चला जाता है, इसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, बार लगा करके खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या है, असत्य है। बताओ असत्य, असत्य है, क्योंकि किसी भी हम लोग इर्रेशनल नंबर को, किसी भी अपरिमेय संख्या को हम लोग बार लगा करके उसके रिपीटेशन को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग, ये बात हमारा गलत हो गया कि किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार टर्मिनेटिंग होता है। चौथा नंबर पॉइंट भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चौथा नंबर पॉइंट क्या बोला, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होता है, ये बात बोला है दशमलव विस्तार। देखो चौथा नंबर पॉइंट को समझने की कोशिश करो। क्या बोला है, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे कि रूट 2 का ही एग्जांपल ले लेते हैं 1.414, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नॉन रिपीटेशन है क्योंकि रिपीट तो हो नहीं रहा है। इसके बाद मान लो कि कोई भी संख्या आएगा 349, अपने अनुसार मैं दे दे रहा हूँ, वास्तव में होता नहीं है, चलो मैं मिटा दे रहा हूँ इस चीज को। तो अलग अलग संख्याएं आएंगी, तो आपको दिख रहा है कि ये जो है नॉन रिपीटिंग होता है, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है संख्या डेसिमल के बाद। उसके बाद फिर हमारा क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बिल्कुल सही है। इसको हम लोग टर्मिनेट करके p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या इसमें बार लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते। तो यही चीज़ है। अगर कम समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से समझने की कोशिश करो, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल को देखते हैं। बहुत बढ़िया, चलो एक और बहुत अच्छे सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सवाल हमारा क्या है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट x क्या है, ये मेरे से सवाल पूछा है। पहला नंबर ऑप्शन है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, दूसरा नंबर ऑप्शन है हमेशा एक परिमेय संख्या, तीसरा नंबर ऑप्शन है हमेशा एक अपरिमेय संख्या, या डी हमारा ऑप्शन है प्राकृतिक या अपरिमेय या परिमेय संख्या। ठीक है, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखो, बोला है कि रूट x बराबर हमारा क्या है, x के बारे में बोल दिया एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो नेचुरल नंबर के बारे में मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा मैं काफ़ी डिटेल में नेचुरल नंबर। तो जैसे रूट अंदर x है, यहाँ पे अगर रूट का वैल्यू हम 2 रख दें तो आपने कह दिया रूट बाहर क्या निकलेगा 1.414। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर रूट का मान मैं 3 रख दूँ तब भी हमारा अपरिमेय संख्या निकलेगा। रूट का मान अगर 4 रख दूँ तो आप बोलोगे कि 2 निकलेगा बाहर। तो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 2 को हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि जब भी रूट के अंदर अगर एक नेचुरल नंबर को अगर रखा जाए तो 3 चीज़ें निकल सकती हैं, या तो परिमेय संख्या निकल जाएगी,
या तो नेचुरल नंबर निकल जाएगी, और जितने भी नेचुरल नंबर है वो तो खुद में एक रेशनल नंबर भी होते हैं, परिमेय संख्या भी होते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि रूट के अंदर अगर कोई भी नेचुरल नंबर है तो वो एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है, या परिमेय संख्या हो सकती है। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। लोग इसके बाद वाले वीडियोस में आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक या डिसलाइक हमेशा की तरह मैं वो बात बहुत बार बार बोलूँगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक, दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो है आगे के वीडियोज़ में, ठीक है। थैंक यू।